तो क्या आप लोग जानते हो कि इसी जायंट की वजह से रैग्नारॉक पॉसिबल हो पाया था। और इस जायंट के बारे में आज के वीडियो में हम लोग सब कुछ जानने वाले हैं। साथ ही साथ आज के वीडियो में हम लोग गॉड ऑफ वॉर 2018 के एंड में हम लोगों ने जो डेड जायंट्स देखे थे बहुत सारे योटनहाइम के अंदर, उनकी भी जो मिस्ट्री है उसे अनकवर करेंगे। तो हमारी गॉड ऑफ वॉर की जो नई सीरीज है वो नॉर्स मिथोलॉजी पर बेस्ड है और इस मिथोलॉजी के अंदर जो दुनिया की शुरुआत होती है वो होती है निफलहाइम और मुस्फलहाइम से, यानी कि रेल्म ऑफ आइस और रेल्म ऑफ फायर। जिसके बाद जब ये दोनों रेल्म्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, उसके बाद ही सबसे पहले क्रीचर का जन्म होता है जो कि ymir होता है, और वो भी एक जायंट ही होता है। और ymir से ही बाकी सभी क्रीचर्स का जन्म होता है, जैसे कि एल्व्स, एसिर गॉड्स, वैनिर गॉड्स और दूसरे जायंट्स। हालांकि एसिर गॉड्स अपने आप को बाकी सबसे ऊपर मानते थे, इसलिए उन्हीं में से एक जिसका नाम ओडिन था, उसने खुद ymir को अपने स्पीयर से मार दिया था और उसने ymir की ही बॉडी से बाकी के सारे रेल्म्स की रचना की थी और इसीलिए उसने अपने आप को ऑल फादर का टाइटल दिया था। पर इसके बाद भी ओडिन हमेशा से ही जायंट्स से जलता था, क्योंकि जायंट्स के पास पहले से ही बहुत सारी एबिलिटीज हैं, जैसे कि वो लोग फ्यूचर के इवेंट्स को पहले से ही पता कर सकते हैं, उनके पास स्पेशल स्पेल्स की एबिलिटी है, उसी के साथ साथ वो लोग अपने आप को अलग अलग रूप में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि जायंट्स काफी शांत किस्म के लोग थे और इसीलिए वो लोग एसिर देवताओं से कभी भी युद्ध नहीं करते थे। पर इनमें से एक ऐसा एसिर गॉड था जिस पर जायंट्स भी भरोसा करते थे, जिसका नाम था टियर। और टियर ने जायंट्स और ओडिन के बीच में एक एग्रीमेंट करवाने के लिए ओडिन को योटनहाइम में बुलाया। हालांकि वहाँ पर एक जायंट ने वो देख लिया कि ओडिन वहाँ पर दीवारों पर लिखी गई सारी प्रोफेसीज को मेमोराइज करने लगा है और वो उनके खिलाफ ही उसे यूज करेगा, इसलिए उसे तुरंत पकड़ने की कोशिश की, पर ओडिन वहाँ से भाग निकला। पर जायंट से जानते थे कि टियर का इसके पीछे कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं था और उसे ओडिन के इस प्लान के बारे में नहीं पता था, इसीलिए उन्होंने टियर को जाने दिया। पर उन्होंने टियर से कहकर योटनहाइम का सभी दूसरे रेल्म से कनेक्शन तुड़वा दिया और इसीलिए लेक ऑफ द नाइन में योटनहाइम का कोई भी टावर नहीं होता है। हालांकि वो लोग टियर पे भरोसा करते थे, इसलिए उन लोगों ने एक सीक्रेट रूट बनाया था जो कि सिर्फ टियर को ही पता था और किसी को नहीं पता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैसे ओडिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो थॉर को भेजता है सभी के सभी जायंट्स को खत्म करने के लिए मिडगार्ड के अंदर, और थॉर काफी सारे जायंट्स को मार तो देता है। हालांकि टियर फिर भी उनमें से कुछ को बचाकर वापस से योटनहाइम भेज देता है। इसके बाद से जायंट्स काफी ज्यादा सावधान हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि एसिर देवताओं और स्पेशली ओडिन से बचने के लिए उन्हें कुछ तो करना ही होगा। और इन्हीं में से एक जायंट था जिसका नाम था थामोर। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो योटनहाइम के आसपास एक ऐसी दीवार बनाएगा जिसे खुद एसिर देवता भी नहीं भेद पाएंगे, और इसीलिए वो अपनी दीवार पर काम शुरू कर देता है और इस काम में वो अपने बेटे हिमथर की मदद भी मांगता है। हालांकि हिमथर को तो एक दीवार नहीं बनानी थी, उसे एक योद्धा बनना था, इसीलिए वो योटनहाइम छोड़कर मिडगार्ड में भाग जाता है और उसके पिता भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए जाते हैं उसे ढूंढने के लिए, ताकि उसे थॉर मार न डाले। पर इसी प्रोसेस में थॉर खुद थैमूर को ही ढूंढ लेता है और उन दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध होता है, जिसके अंदर थॉर थैमूर को इतना जोर से मार देता है कि वो खुद ही गिर जाता है और वो अपने ही चिजल पर गिरकर मर जाता है। और वो इतना जोर से गिरता है कि वहाँ पर जो एक गांव होता है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है और वहाँ का वेदर चेंज हो जाता है और वहाँ पर स्नो गिरने लग जाती है। जिसके बाद जब हिमथर को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी भी होता है और इसीलिए वो योटनहाइम जाकर अपने पापा का अधूरा सपना पूरा करता ही है, पर फिर भी उसकी आग शांत नहीं होती है, उसे अभी भी बदला चाहिए होता है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो एसगार्ड जाएगा और वो वहाँ पर जाता भी है और ओडिन से कहता है कि वो उसकी वॉल पूरी करके देगा जो कि एसगार्ड में होती है। पर ओडिन हिमथर को नहीं जानता होता है, इसीलिए वो उसे हाँ कह देता है। हालांकि उसे लगता नहीं है कि वो उस वॉल को पूरा कर पाएगा, क्योंकि वो कोई आम वॉल नहीं होती है, उसे बनाने के लिए काफी ज्यादा एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैनशिप चाहिए होती है। और क्योंकि वो थैमूर का बेटा था जो कि ऑलरेडी एक जायंट मेसन था, इसीलिए वो इस वॉल को इजीली पूरा कर देता है। पर इसके अंदर वो जानबूझकर एक फॉल्ट छोड़ देता है, और ये कोई ऐसी वैसी वॉल नहीं होती है दोस्तों, ये वही वॉल होती है जो कि अगर रैग्नारॉक हो जाए तो उस केस में एसगार्ड को बचा सके और उसकी रैग्नारॉक से रक्षा कर सके, उसके लिए होती है। और वो इस फॉल्ट के बारे में फ्रेया को भी बता देता है, जो कि बाद में जाकर इसके बारे में सर्टर को भी बता देती है और सिंड्री को भी कहीं से तो पता चल जाता है। हालांकि ये तो तभी होगा जब ही रैग्नारॉक खुद पॉसिबल हो पाएगा, पर जायंट्स को पता था कि डायरेक्टली तो रैग्नारॉक पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओडिन उसे हर हाल में रोक देगा। इसलिए सबसे पहले तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अपने रेल्म को लॉक करने के अलावा भी उन लोगों ने अपने आप को सोल बॉल्स में कन्वर्ट कर दिया और सारे के सारे योटनहाइम के अंदर उन लोगों ने अलग अलग जगहों पर डेड बॉडीज रख दी जायंट्स की, ताकि अगर कभी ओडिन योटनहाइम के अंदर घुस भी जाए तो भी उसे लगे कि सारे के सारे जायंट्स तो मर चुके हैं और अभी उसे हराने वाला कोई नहीं बचा है। और उन लोगों ने क्रेटोस और अट्रेयस के बारे में पहले से ही प्रोफेसीज बना के रखी हुई थी, जो कि हम लोगों ने 2018 की गेम के अंदर वॉल पर देख ही लिया था, इसीलिए वो लोग उन्हें एक्सपेक्ट ऐसे भी कर रहे थे। और इसीलिए फे ने क्रेटोस को जानबूझकर उन पेड़ों को काटने के लिए कहा था, ताकि वो प्रोटेक्शन से बाहर आए और बाल्डुर उनका पीछा करे और इसी से पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो ट्रिगर हो जाए, जो कि इवेंचुअली लीड करती है उन्हें सर्टर के पास। अभी सर्टर
जो है वो एक फायर जायंट है जो कि ymir के बाद आया था। हालांकि फिर भी वो एक प्राइमोर्डियल बीइंग है जिसके अंदर प्राइमोर्डियल फायर रन हो रहा है और ये वही फायर है जो कि ब्लेड्स ऑफ केओस के अंदर भी है। और जायंट्स की प्रोफेसी के अकॉर्डिंग सर्टर और सिनमारा जो कि एक फ्रॉस्ट जायंट है दोनों मिलकर रैग्नारॉक फॉर्म करेंगे और वही एसगार्ड का डिस्ट्रक्शन करेंगे। हालांकि क्योंकि सर्टर और सिनमारा दोनों ही एक दूसरे को नहीं मारना चाहते थे, इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि वो लोग अलग अलग जगहों पर रहेंगे। इसलिए सिनमारा निफलहाइम में रहती है और सर्टर मुस्फलहाइम। पर उन लोगों ने एक आखिरी टोकन ऑफ लव की तरह अपने हार्ट्स को एक्सचेंज कर लिया था। इसलिए हम देख सकते हैं कि कैसे सर्टर के पास सिनमारा का हार्ट है और सर्टर वही ट्राई कर रहा था कि वो अकेला ही रैग्नारॉक बन जाए, पर इसके लिए उसे एक ऐसे वेपन की जरूरत थी जो कि प्राइमोर्डियल फायर को कंज्यूम कर सके और उसके अंदर स्टोर कर सके। पर ऐसा कोई वेपन वो फोर्ज ही नहीं कर पा रहा था। इसीलिए जब भी हम लोग उसे पहली बार मिलने जाते हैं तो वो कब से स्वॉर्ड्स बनाने की कोशिश करता है, पर वो हर बार फेल हो जाता है। पर जब वो पहली बार ब्लेड्स ऑफ केओस को देखता है वो तभी समझ जाता है कि ये कोई आम वेपन्स नहीं है, ये भी प्राइमोर्डियल फायर को ही कंटेन करते हैं। और इसीलिए उसके मन में एक प्लान आया कि यही वेपन से वो डायरेक्टली रैग्नारॉक बन सकता है बिना सिनमारा के भी, और वो ऐसा करता भी है। जिसके बाद वो ब्लेड्स ऑफ केओस को यूज करके खुद रैग्नारॉक में कन्वर्ट तो हो जाता है, पर उसे बुलाने के लिए एक हॉर्न को बजाना पड़ता है जिसका नाम होता है गैलाहॉर्न। और ओडिन अच्छी तरीके से जानता था इस हॉर्न की वैल्यू क्या है, इसलिए उसने अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड्स जो कि हाइमडाल है उसके पास उस हॉर्न को रखा हुआ था। और इसी बीच क्रेटोस को ये पता चलता है कि हाइमडाल अट्रेयस को मारने वाला है और इसीलिए उसे हाइमडाल को मारना पड़ता है और उसके साथ साथ वो हॉर्न को भी वापस ले आता है। और फाइनली वो लोग जब ये हॉर्न को बजाकर रैग्नारॉक को बुलाते हैं तो वो आ तो जाता है, पर वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि कैसे सारे के सारे जो वहाँ के लोग हैं एसगार्डियंस हैं उन्हें ओडिन ने मरने के लिए छोड़ दिया है। इसीलिए उन लोगों को अपना प्लान चेंज करना पड़ता है और जो फ्लॉ है उसे यूज करके एसगार्ड की दीवार तोड़नी पड़ती है ताकि वो लोग अंदर जा सके। और इसी फ्लॉ के कारण वो लोग ओडिन को भी रोक पाते हैं और रैग्नारॉक भी अपना काम पूरा कर पाता है।